नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 के जो ज्योग्राफी है उसी का चैप्टर 1 हम लोग आज देखेंगे। और इसका जो चैप्टर 1 है वो है भारत संसाधन एवं उपयोग। तो यही आज का हमारा चैप्टर है, चैप्टर 1 ही है ये। तो इसको हम लोग पहले जो इसके जो मुख्य बिंदु है उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद से जो एग्ज़ाम की दृष्टि से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है संसाधन। संसाधन क्या है? तो संसाधन क्या है? तो हमारे उपयोग में आने वाली वे सारी वस्तुएं, चाहे वो भौतिक हो या फिर जैविक हो, क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। हमारे उपयोग में आने वाली वे सभी वस्तुएं, चाहे वो क्या हो, भौतिक हो या जैविक हो, क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। ठीक है। हमारे उपयोग में आने वाली वे सभी वस्तुएं, चाहे वो भौतिक हो या जैविक हो, सभी क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। ठीक है। अब संसाधन में अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जल हो गया, मृदा हो गया, वन हो गया, खनिज हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जितनी पृथ्वी पर हमारे जीवन को आसान बनाती है, मदद करती है, वो सारी चीज़ें संसाधन में ही आती हैं। इसके अलावा मनुष्य भी एक प्रकार का संसाधन ही है। मानव भी इसमें आता है। मानव भी क्या है? संसाधन है। कैसे संसाधन है? मनुष्य भी एक संसाधन ही है। कैसे संसाधन है? क्योंकि मनुष्य के पास तकनीक होती है। क्या होती है? तकनीक होता है, और इसी तकनीक के आधार पर मनुष्य जो है किसी भी चीज़ को अपने उपयोगी बना लेता है। ठीक है। अगर यही तकनीक मनुष्य के पास नहीं रहता तो वो किसी भी वस्तु को संसाधन के रूप में उपयोग नहीं कर पाता। इसलिए मानव भी क्या है? एक प्रकार का संसाधन है। इसके अलावा वर्तमान समय में सेवा को भी संसाधन माना गया है। किसको? सेवा क्षेत्र को भी संसाधन माना गया है। सेवा क्षेत्र क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे की सेवा करता है, जैसे शिक्षक क्या करते हैं? बच्चों की सेवा करते हैं। नेता क्या होते हैं? वो भी जनता की सेवा करते हैं। डॉक्टर क्या होते हैं? वो भी मरीजों की सेवा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है? सेवा के अंतर्गत ही आती हैं। तो वर्तमान समय में सेवा को भी संसाधन का एक हिस्सा माना गया है। ठीक है। इसी आधार पर एक जिमरमैन थे, जिमरमैन। इन्होंने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन होते नहीं क्या होते हैं? बनते हैं।
क्यों कहा था? क्योंकि संसाधन बनाया जाता है, इसमें किसकी भूमिका सबसे ज़्यादा होती है? तो मानव की भूमिका होती है। इसलिए कोई भी संसाधन है पृथ्वी पर, जब तक मनुष्य का उसमें हस्तक्षेप नहीं होगा वो हमारे उपयोगी नहीं हो सकता है। इसलिए जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। ठीक है। अगर हम इसके वर्गीकरण की बात करें तो संसाधन को कई भागों में बांटा जाता है। उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, इसके अलावा विकास की स्थिति के आधार पर भी कई वर्गों में बांटा गया है। अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो इसमें 2 प्रकार के होते हैं, जैव और दूसरा होता है अजैव। तो जैव क्या होता है? जिसमें जीवों का अंश हो उसे जैव कहते हैं, और जिसमें जीवों का अंश नहीं हो उसे अजैव कहते हैं। ठीक है। जैव में क्या आ सकता है? मनुष्य आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। इसमें मानव आ सकता है। इसके अलावा जितनी भी वनस्पति है वो सब आ जाएगी। वनस्पति है, इसके अलावा पशुधन है, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? जैव संसाधन में। जबकि अजैव में क्या आएगी? खनिज आ सकता है। क्या आ सकता है? खनिज आ सकता है। चट्टान हो गया, मृदा हो गया, ये सारी किस में आ सकती है? ये सब आ सकती है अजैव संसाधन में। इसके अलावा अगर हम उपयोगिता के आधार पर देखें तो उपयोगिता के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ठीक है। क्या होता है? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय क्या होता है? जिसका हम लोग प्रयोग दोबारा कर लेते हैं, जैसे सौर ऊर्जा। ठीक है। क्या होता है? सौर ऊर्जा। इसको हम लोग बार बार उपयोग करते हैं। पवन ऊर्जा, ये भी हम उसको बार बार उपयोग कर सकते हैं। जैसे पवन चक्की चलाकर इसे विद्युत उत्पन्न कर लिया जाता है, सौर ऊर्जा से भी विद्युत उत्पन्न होता है। लेकिन अनवीकरणीय है जिसको हम लोग दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। एक बार प्रयोग किए और दोबारा। इसमें आता है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या होता है? जिसमें जीवों का अंश होता है, जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया। इसका एक बार प्रयोग कर लिया जाता है तो दोबारा प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। स्वामित्व के आधार पर अगर हम बात करें तो इसमें 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत क्या होता है? तो वैसे संसाधन जो किसी निजी व्यक्ति का हो, जैसे ज़मीन का टुकड़ा हो गया, अपना खुद का बाग बगीचा हो गया, तालाब हो गया, पोखर हो गया, ये सब किस में आते हैं? व्यक्तिगत में आते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है सामुदायिक होता है। क्या होता है? सामुदायिक होता है। सामुदायिक यानी कि वैसा संसाधन जिस पर किसका अधिकार हो? पूरे समुदाय का अधिकार हो। जैसे अगर हम बात करें तो सार्वजनिक स्थल जो गांव मोहल्ले में होता है, सार्वजनिक स्थल जैसे खेल का मैदान हो गया, विद्यालय हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गिरजाघर हो गया, ये सब क्या होते हैं? ये सब सामुदायिक संसाधन के उदाहरण हैं। तीसरे अगर हम बात करें तो इसमें होता है राष्ट्रीय संसाधन। क्या होता है? राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं? वो ऐसा संसाधन जिस पर किसका हो? राष्ट्र का अधिकार हो, उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक है। यानी कि अगर किसी का ज़मीन अपना खुद का ज़मीन है, उसमें कोई संसाधन निकल गया
तो उस पर किसका अधिकार हो जाएगा? राष्ट्र का अधिकार हो जाएगा। या फिर जब चाहे सरकार जो है संसाधनों को अधिग्रहण अपने अंडर में कर सकती है। वे सारे संसाधन किस में आते हैं? राष्ट्रीय संसाधन में आते हैं। इसके बाद से चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं? ये किसी भी देश के जो उसका राजनीतिक सीमा होता है, यानी कि कोई देश है उसका राजनीतिक सीमा जहाँ तक है उससे आगे का क्षेत्र, ये लगभग मान लीजिए कि भारत है, तो भारत का जो ये जो नीचे वाला भाग है, ऊपर वाला भाग, तो उसके आगे देश है, तो ये नीचे वाला भाग जो है ये है समुद्र है, ठीक है। तो इसका जो हम लोग का राजनीतिक सीमा होगा लगभग 200 किलोमीटर तक होगा। इस 200 किलोमीटर के बाद का जो क्षेत्र है, अगर इधर कोई देश नहीं है, अगर इधर कोई मान लीजिए कि देश नहीं है, तो इसके 200 किलोमीटर के बाद का जो क्षेत्र होगा वो क्या कहलाएगा? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है, इंटरनेशनल रिसोर्स, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे, ठीक है। अगर कोई इधर देश रहता है तो उसका भी अगर 200 किलोमीटर यहाँ तक आ जाता है तो ये जो बीच का जो क्षेत्र होगा वो अंतर्राष्ट्रीय होगा। लेकिन अगर 200 किलोमीटर के अंदर ही कोई देश है, जैसे मान लीजिए कि इधर हमारा यहाँ पर है बांग्लादेश और यहाँ पर भारत है, तो बीच में 200 किलोमीटर है नहीं, तो जो बीच का जो क्षेत्र होता है वही मान लिया जाता है अपना राजनीतिक क्षेत्र, यानी कि आधा दूर भारत का होगा और आधा इधर पाकिस्तान का बांग्लादेश का होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई देश नहीं है 200 किलोमीटर के बाद, तो वो क्या सा संसाधन होता है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इसी को ये जो 200 किलोमीटर जो होता है इसी को राजनीतिक सीमा, इसको अपवर्जक क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपवर्जक क्षेत्र। यानी कि इतना क्षेत्र तक भारत जो है अगर कोई संसाधन मिलता है तो उसको निकाल सकता है, अपने उपयोग में ला सकता है, ठीक है। चलिए अगले पेज में चलते हैं। अगला जो था वो था विकास के स्तर के आधार पर। तो विकास के स्तर के आधार पर भी 4 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला आता है संभावित संसाधन, यानी कि वैसे संसाधन जो हमारे विशेष क्षेत्र में मौजूद है लेकिन वो उपयोग में अभी नहीं लाया जा रहा है। क्या है? संभावना है, ठीक है, किसी विशेष क्षेत्र में है और संभावना है कि भविष्य में उसका उपयोग हम कर सकते हैं। कब? भविष्य में, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो हमारे राजस्थान है, गुजरात है, उन क्षेत्रों में पवन यानी कि हवा बहुत तेज़ बहती है। अगर हम चाहें तो वहाँ पर सौर ऊर्जा लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? सौर ऊर्जा लगा सकते हैं। संभावना है, अगर हम देख रहे हैं कि संभावना है तो ये किस में आएगा? तो ये आएगा संभावी संसाधन में। किस में आएगा? संभावी संसाधन, ठीक है। दूसरा जो है वो है विकसित संसाधन। क्या है? विकसित संसाधन। विकसित संसाधन क्या होते हैं? तो वैसे संसाधन जिसका पूर्ण रूप से विकास हो चुका है, यानी कि उसकी जो गुणवत्ता है वो बहुत ही अच्छी है। गुणवत्ता जो है पूर्ण हो चुकी है, यानी कि पूरा विकास हो चुका है। बस इसका केवल क्या करना है? सर्वेक्षण करना है और उसका उपयोग कर लेना है, ठीक है। क्या करना है? सर्वेक्षण कर लेना है और इसका उपयोग कर लेना है, ठीक है। केवल सर्वेक्षण के बाद इसका उपयोग कर लिया जाए तो वो क्या कहलाएगा? विकसित संसाधन कहलाएगा, ठीक है। तीसरा आता है भंडार संसाधन। क्या होता है? भंडार संसाधन।
भंडार संसाधन क्या है? तो वैसे संसाधन जिसका भंडारण है, बहुत ज़्यादा भंडार है। जैसे अगर हम बात करें तो पर्यावरण में नाइट्रोजन गैस का भंडारण है, हाइड्रोजन गैस का भंडारण है, ऑक्सीजन का है। अगर हम इसका उपयोग कर लेते हैं तो क्या होगा, वो हमारे लिए बहुत ही काम आ सकता है। तो इस प्रकार के जितने भी संसाधन हैं वो भंडार संसाधन है। लेकिन एक चीज़ है, इसका अगर हम लोग उपयोग करते हैं तो उपयोग करने में क्या होगा, तकनीक का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग करना पड़ेगा? तकनीक का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन वर्तमान में तकनीक का क्या है, अभाव है। ठीक है, तकनीक के अभाव के कारण हम क्या कर रहे हैं, इसका उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये हमारे पास भंडारण है लेकिन तकनीक के अभाव के कारण हम लोग इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये किस में आएगा, भंडार संसाधन में आएगा। चौथा जो है वो है संचित कोष संसाधन। क्या है? संचित कोष संसाधन। ये क्या होते हैं? तो एक तरह से देखा जाए तो ये भी इसी का ही भाग है, भंडार संसाधन का ही एक भाग है। संचित कोष संसाधन यानी कि ये भी क्या है, हमारे पास भंडारण है, उसका कोष है, संचित कोष है। लेकिन उम्मीद है कि भविष्य में हम क्या कर पाएंगे, इसका उपयोग कर पाएंगे। जैसे कि नदी है, नदी का जल है। क्या है? नदी का जल है। नदी का जल है। ठीक है, नदी का जल बह रहा है, लेकिन हम जब इसका चाहें इसके जल को क्या कर देंगे, नदी का इसे बह रहा है, इस पर हम क्या करेंगे, यहाँ बांध बना देंगे और यहाँ से हम पतले रास्ते से निकाल देंगे। यहाँ पर हम टरबाइन वगैरह लगा करके क्या कर सकते हैं, विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, संचित संसाधन है। ठीक है, भविष्य में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहे संसाधन और उसके प्रकार। अगला जो है वो है हमारा टॉपिक संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन क्या होता है? तो संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से क्या करना, उपयोग करना। संसाधनों का क्या करना, विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना। ठीक है, संसाधनों का क्या करना, विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। ठीक है, संसाधन नियोजन कहलाता है। देखिए, संसाधन नियोजन की क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास जो संसाधन है वो पेट भरने के लिए पर्याप्त है। क्या भरने के लिए? पेट भरने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ठीक है, क्या बोले थे महात्मा गांधी कि हमारे पास जो संसाधन है पेट भरने के लिए क्या है, पर्याप्त है, पेटी भरने के लिए नहीं। तो अगर हम संसाधन का सही से प्रयोग करते हैं तो जितने भी जनसंख्या है उस सबका पेट आसानी से भर जाएगा। लेकिन अगर हम उसी संसाधन का उपयोग पेटी भरने के लिए करेंगे, यानी कि जिसको जितना मन हुआ उतना संसाधन का उपयोग करने लगा, तो सभी लोगों को संसाधन नहीं मिल पाएगा। और दूसरा चीज़ है कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ नहीं बच पाएगा। इसलिए संसाधन नियोजन जो है बहुत ज़रूरी होता है। किसी किसी राज्य में हम देखते हैं कि संसाधन बहुत ज़्यादा है, किसी संसाधन में किसी राज्य में बहुत कम है। जैसे अगर हम झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो वहाँ पर संसाधन जो है बहुत ज़्यादा, जैसे कोयला, वहाँ पर क्या है, कोयला बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन अगर हम बिहार की बात करें तो यहाँ पर क्या है,
चूना पत्थर है, चूना पत्थर ज़्यादा है, लेकिन और सब खनिज की कमी है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, जल संसाधन बहुत ज़्यादा हैं लेकिन और संसाधन कम है। लेकिन वही अगर हम जम्मू कश्मीर में लद्दाख की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर कौन सा संसाधन है, कोई संसाधन, लेकिन एक चीज़ है, वहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा है और इसके अलावा वहाँ पर मरुस्थल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शीत मरुस्थल, शीत मरुस्थल जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, शीत मरुस्थल ज़्यादा है लेकिन और सब संसाधन कम है। लेकिन जो शीत मरुस्थल है ये पर्यटन की दृष्टि से बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर पर्यटन उद्योग फल फूल सकते हैं और चीज़ की कमी है। तो देखिए, अगर हम इसमें क्या कहेंगे कि सही से हम अगर मिलजुल करके सुव्यवस्थित ढंग से अगर हम इसका मिलजुल करके काम नहीं करेंगे तो फिर ये संसाधन जो हैं बहुत जल्दी विलुप्त होने लगेंगे। इसलिए हमें चाहिए संसाधनों का क्या किया जाए, समायोजन किया जाए, यानी कि सबको मिला करके इसका विकास किया जाए। और अगर संसाधन समाप्त हो रहे हैं तो विकल्प की तलाश किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन बचा रहे। तो इसी क्रम में एक आता है संसाधन नियोजन के। अगर हम इसके सोपान की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, संसाधन का पहचान करना। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, संसाधन का पहचान करना चाहिए, उसके बाद से उसका सर्वेक्षण करना चाहिए। सर्वेक्षण के बाद उसका हमें क्या करना चाहिए, मानचित्र तैयार करना चाहिए। ठीक है, मानचित्र तैयार करना चाहिए। उसके बाद हम लोग उसकी जो गुण है, यानी कि उसमें कितना मात्रा है, उसमें धातु है या फिर अधातु है, चाहे जो भी है, पूर्ण रूप से उसमें उसकी मात्रा है कि नहीं। क्योंकि कई बार होता है, जैसे बिहार में ही सोना मिलता है, जमुई में मिलता है, लेकिन हम लगभग 1000 केजी खनिज हम निकालेंगे, उसका शुद्धि करेंगे तो उसमें से 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम ऐसे सोना निकलेगा। तो बताइए, तो जितना निकला नहीं उससे ज़्यादा लागत लग गया, तो इससे फ़ायदा क्या है। इसलिए उसका गुण और मात्रा जो है बहुत अच्छे से निर्भर करता है। ठीक है, अगर हम गुण और मात्रा उसका सही नहीं होगा तो फिर लागत बहुत ज़्यादा हो जाएगी और मुनाफा नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद से होता है जो भी संसाधन है उसका मूर्त रूप देना। क्या करना, मूर्त रूप, यानी कि वो जो पड़ा हुआ है तो अमूर्त रूप में है, मूर्त रूप में कब आएगा, जब वो हमारे उपयोग के लायक हो जाए तब। इसके लिए हमें इसमें चाहिए क्या करें, अपने कौशल को लगाएं। इसके अलावा प्रौद्योगिकी का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। बिना टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी के हम लोग संसाधन का विकास सही से नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद से होता है जो राष्ट्रीय विकास योजना है और संसाधन विकास योजना है, दोनों के बीच क्या करना, समन्वय स्थापित करना। क्या करना, समन्वय स्थापित करना, ताकि इसका क्या हो सके, सही से उपयोग हो सके। ठीक है, तो ये संसाधन नियोजन के घटक होते हैं। एक और चीज़ है, अभी हम बता रहे थे आप लोगों को कि अगर संसाधन का सही से उपयोग न किया जाए तो संसाधन जो है बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे। तो इसी में एक अवधारणा आती है संसाधनों का संरक्षण। संरक्षण बहुत जरूरी होता है कि नहीं। संसाधनों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इसका संरक्षण नहीं करेंगे तो फिर आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बच पाएगा। तो आखिर संसाधन संरक्षण क्या होता है, तो संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग। संसाधनों का नियोजित
एवं नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग। विवेकपूर्ण उपयोग क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी कि अगर हम विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करते हैं, यानी कि ज़रूरत के अनुसार ही उपयोग करते हैं, तो फिर क्या होगा? संसाधन, उसको संरक्षण कहेंगे। ठीक है, क्योंकि हम ज़्यादा मात्रा में उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए संसाधन बचा रहेगा। दूसरा चीज़ है कि अगर हम किसी संसाधन का उपयोग कर लेते हैं और बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है उसको हम क्या करें? सही से निपटारा कर दे, क्योंकि वो भी भविष्य में संसाधन बन सकते हैं। ठीक है, तो इस पर भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ है सतत विकास की अवधारणा। क्या है? सतत विकास की अवधारणा। ये क्या है? सतत विकास की अवधारणा क्या है? तो ये होता है जो भी हमारे पास संसाधन है, ठीक है, उसका हम क्या करें? सही से उपयोग करें और पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए। ठीक है, जो भी हमारे पास संसाधन है उसका उपयोग हम कैसे करें? पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए और भविष्य की जो भी आवश्यकताएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए तब हम क्या करेंगे? वर्तमान विकास को हम कायम रख सकते हैं। यही क्या है? सतत विकास की अवधारणा है। ठीक है, इससे क्या होता है? हमारा जो वर्तमान है वो सुरक्षित रहता है और भविष्य भी सुरक्षित रहता है। यानी कि एक तरह से सतत विकास की अवधारणा क्या है? तो हम इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं, पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए। ठीक है, पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। देखिए, दो चीज़ें। पहला है कि पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान का विकास करना। ठीक है, क्या करना? वर्तमान विकास करते रहना। ठीक है, वर्तमान विकास कायम रखना क्या कहलाता है? सतत विकास की अवधारणा कहलाता है। सतत विकास की अवधारणा कहलाता है। ठीक है, सतत विकास की अवधारणा क्या है? तो पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान विकास क्या करना? कायम रखना। क्या करना? वर्तमान विकास कायम रखना। यही क्या कहलाता है? सतत विकास की अवधारणा कहलाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए और पृथ्वी को बचाने के लिए, यानी कि अगर हम सतत विकास की अवधारणा पर बल देते हैं तो कई बार क्या होता है? संसाधनों का
सही से उपयोग नहीं हो पाता है और बहुत धड़ल्ले से संसाधनों का उपयोग होने लगता है। कई देश हैं इतनी तेज़ी से संसाधनों का विकास कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं कि पर्यावरण क्या हो रहा है, प्रदूषित हो जा रहा है। जो यहाँ पर हम कह रहे हैं पर्यावरण को बिना क्षति पहुँचाए, लेकिन पर्यावरण को क्षति पहुँचाया जा रहा है अपने फ़ायदे के लिए। इसलिए इसी को ध्यान में रखते हुए विश्व स्तरीय पृथ्वी सम्मेलन किया गया था। क्या किया गया था? पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जिसमें पहला जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, फर्स्ट जो हुआ था वो 3 से 14 जून 1992 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, इसमें लगभग 178 प्रतिनिधि भाग लिए थे, यानी 178 देशों के प्रतिनिधि भाग लिए थे। ठीक है, इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग और वन संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग, इसके अलावा वन संरक्षण, जैव विविधता इत्यादि पर घोषणा पत्र यानी समझौता हुआ। और इसी समय कार्यक्रम 21, जिसको कहा जाता है एजेंडा 21, एजेंडा 21 सम्मेलन हुआ। एजेंडा 21 क्या हुआ? तो एक तरह से ये कार्यक्रम है, ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में ही तय हुआ था। इसमें क्या किया गया? ये लगभग समझिए कि 21 कार्यक्रम है। क्या है? 21 ये कार्यक्रम है। एजेंडा का हिंदी में होता है कार्यक्रम। तो ये कार्यक्रम क्या है? 21 कार्यक्रम है, जिसमें यह निर्देश दिया गया कि कौन कौन से कार्य, ये लगभग 800 पृष्ठ का है। ये जो 21 कार्यक्रम है ये 800 पृष्ठ का एक समझिए तो बहुत बड़ा पुस्तक हो जाता है। उसी में लिखा गया है सतत विकास कैसे करना है, इसके अलावा पर्यावरण को कैसे बचाना है। और इसी समय एक और विश्व पर्यावरण कोष, विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना की जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर हम पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं तो उसकी भरपाई कैसे करेंगे? तो जो भी देश होंगे वो कुछ अपना डोनेशन दे सकते हैं। वो कहाँ रखाएगा? विश्व पर्यावरण कोष में रखाएगा। इसका उपयोग पर्यावरण को बचाने के लिए किया जाएगा। इसके बाद से सेकेंड जो है पृथ्वी सम्मेलन होता है, वो होता है 23 से 27 जून। ये कब हुआ? तो इसके 5 सालों के बाद 1997 में होता है। ठीक है, चूँकि ये 5 वर्षों के बाद हुआ था तो इसको +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें कुछ विशेष नहीं हुआ। इसके बाद से दिसंबर 1997, इसी समय, कब? दिसंबर 1997 में एक सम्मेलन होता है जिसको कहा गया क्योटो सम्मेलन। क्या कहा गया? क्योटो सम्मेलन कहा गया, क्योंकि उस समय क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा हानिकारक गैसें निकल रही थी जो क्या कर रहे थे, पर्यावरण को प्रदूषण। अभी भी तो निकल ही रहा है, लेकिन उस समय विश्व स्तरीय चूँकि सम्मेलन था तो इसमें कहा गया कि जितने भी ग्रीन हाउस गैस हैं, क्या है? ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है? जो पर्यावरण को और ओजोन परत को क्या करता है? क्षति पहुंचाता है। ओजोन परत में
छिद्र कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, ये सब इसमें आते हैं, तो ग्रीन हाउस गैस में आता है। ये क्या करता है, पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देता है, और इससे खतरा ये होगा कि जितने भी बर्फ़ हैं वो क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे, और इससे जितने भी तटीय प्रदेश हैं वो डूबने की स्थिति में आ जाएंगे। इसलिए चूँकि इसका ग्रीन हाउस से संबंध है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस सम्मेलन भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस सम्मेलन भी कहा जाता है। इसके अलावा चूँकि पर्यावरण की भी बात की गई, तो इसे विश्व पर्यावरण सम्मेलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विश्व पर्यावरण सम्मेलन। विश्व पर्यावरण सम्मेलन भी इसे कहा जाता है। इसमें CO2 गैस, मीथेन गैस, N2O और HFC गैस, इसके उत्सर्जन पर कहा गया कि क्या करना है, कम करना है। इसके अलावा फ्लोरोकार्बन हो गया या फिर सल्फर हेक्साक्लोराइड हो गया, ये सब क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार गैस माने जाते हैं। तो इन गैसों के उत्सर्जन पर क्या किया गया, पाबंदी लगाने की बात, यानी कि रोक लगाने की बात कही गई। लेकिन इतना जल्दी तो रोक लग नहीं सकता है, तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका कहा कि हम इसमें 8% की अपने जो भी है उत्सर्जन है ग्रीन हाउस गैस, उसका हम क्या करेंगे, कमी करेंगे। इसके अलावा अमेरिका जो है 8%, जापान हो गया, ये भी बोला कि हम भी क्या करेंगे, 6% कटौती करेंगे। यूरोपीय संघ जो थे, अमेरिका जो है 7%, यूरोपीय संघ ये लोग बोले कि हम 8% कम करेंगे। जापान बोला कि हम भी 6% कम करेंगे। यानी कि ये लोग क्या हैं, यूरोपीय, सबसे ज़्यादा कल कारखाने यूरोपीय देशों में है। इसके अलावा USA भी बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका उत्सर्जन करता है, और जापान भी करता है। इसलिए ये यूरोपीय संघ बोले कि हम 8% कम करेंगे, USA 7% और जापान जो है 6% बोला लोग कि कम करेंगे। इसके बाद से तीसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ। तीसरा पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ वो 1900 नहीं, कब हुआ था, तो ये भी 5 सालों के बाद 2002 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 2002 में 26 अगस्त से 4 सितंबर, 26 अगस्त से 4 सितंबर के बीच हुआ था 2002 में। और ये कहाँ हुआ था, तो जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग में हुआ था। इसमें भी लगभग 2000 प्रतिनिधि भाग लिए थे। कितने भाग लिए थे, 2000 प्रतिनिधि भाग लिए थे। और इसमें अगर हम बात करें तो कोई विशेष इसका परिणाम नहीं निकल पाया, और ये भी सम्मेलन समाप्त हो, कुछ खास नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये पृथ्वी सम्मेलन था। पहला कब हुआ, तो 3 से 14 जून 1992 में। कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसमें 178 देशों के प्रतिनिधि भाग लिए थे। दूसरा जो है, इसी समय एजेंडा 21 लाया गया, जिसको कार्यक्रम 21 भी कहते हैं। 800 पृष्ठों का एक क्या है, धारा है। इसमें इस समय विश्व पर्यावरण कोष की भी स्थापना की गई। इसके बाद से दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ, वो हुआ 23 से 27 जून 1997 में। चूँकि ये 5 सालों के बाद हुआ था, इसलिए इसको +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। ठीक है, जस्ट इसके बाद दिसंबर 1997 में क्योटो सम्मेलन होता है। क्योटो सम्मेलन में ग्रीन हाउस गैसों के बारे में, यानी उसके उत्सर्जन को कम करने के लिए बात कही गई। चूँकि ग्रीन हाउस से संबंधित था, इसलिए इसको ग्रीन हाउस सम्मेलन भी कहा जाता है। इसमें ओजोन परत को जो क्षति पहुंचाने वाले जो गैस थे,
जैसे CO2 गैस हो गया, CH4 हो गया, N2O हो गया, HFC हो गया। इसके अलावा और भी जो कार्बन का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा करते हैं उसको रोक लगाने की बात कही, जिसमें यूरोपीय संघ 8% जो है वो कम करने के लिए तैयार हुए, USA जो है वो 7% कम करने के लिए तैयार हुआ और जापान जो है 6% कम करने के लिए तैयार हुआ। इसके बाद से तीसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ वो 2002 में हुआ। ये 26 अगस्त से 4 सितंबर के बीच हुआ जोहान्सबर्ग में। इसमें लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसका कुछ खास परिणाम नहीं निकल पाया। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण थे एग्ज़ाम की दृष्टि से हम लोग उसको देखें। अब इसके आधार पर कुछ ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव। चलिए, तो इसमें पहला जो ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन है वो है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किसका है। तो अभी हम बताए आप लोगों को संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किसका है। तो यह है जिमरमैन का कथन है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो देखिए कोयला जो है वो है अनवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय क्या होता है, जिसका प्रयोग हम लोग दोबारा कर सके। ये जैव संसाधन यानी कि जीवों का अंश भी है, लेकिन पहला जो ऑप्शन नवीकरणीय आ रहा है इसलिए ऑप्शन क्या होगा, अनवीकरणीय होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। देखिए सौर ऊर्जा एक बार स्थापित कर लिया जाता है तो इसको बार बार उपयोग किया जा सकता है। तो ये किस में आएगा, पुनः प्रतियोग्य में, यानी कि इसको हम दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए यह किस में आएगा, पुनः प्रतियोग्य में आएगा। चौथा क्वेश्चन है तट रेखा से कितने किलोमीटर सीमा अपवर्जक क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो अभी हम इसको बताए थे क्या होता है, 200 किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वह है संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग क्या कहलाता है। तो अभी हम आप लोगों को बताए थे संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, यह कथन किसका है। ये भी अभी आप लोगों को बताया गया था किसका है। तो ये कथन जो है वो महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी ने ही कहा था कि हमारे पास जो भी संसाधन है पेट भरने के लिए पर्याप्त है, पेटी भरने के लिए नहीं। चलिए स्मॉल इज ब्यूटीफुल, यह कोश जो पुस्तक है इसके प्रकाशन कब हुआ था। तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो है इसका प्रकाशन जो है 1974 में हुआ था। कब हुआ था, 1974 में हुआ था। इसमें क्या लिखा गया है, तो इसमें महात्मा गांधी के विचार हैं। ठीक है, महात्मा गांधी के विचार हैं। ठीक है, जो संसाधन के लिए इन्होंने अपना विचार दिया था उसी को इसमें प्रकाशित किया गया है। और इसके लेखक कौन है, तो वो है सुमशेर। कौन है, सुमशेर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो सबको पता है 5 जून को। कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। लेकिन अगर हम इसके शुरुआत की बात करें कि इसकी शुरुआत कब से हुई, तो पर्यावरण संरक्षण हेतु एक स्टॉकहोम में, कहाँ हुआ था, एक स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था, 1972 में। 1972 में स्टॉकहोम में एक क्या हुआ था, विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक सम्मेलन हुआ था विश्व स्तरीय। यहीं पर निर्णय लिया गया कि प्रति वर्ष 5 जून को क्या किया जाएगा, विश्व पर्यावरण दिवस
मनाया जाएगा। तब से क्या किया जा रहा है, पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जून 1992 ईस्वी में। ठीक है, क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? तो क्योटो सम्मेलन दूसरा पृथ्वी सम्मेलन के बाद हुआ था। तो दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1997, ये हुआ था जून में। उसके जस्ट बाद दिसंबर 1997 में हुआ था क्योटो सम्मेलन। ठीक है, ये किससे संबंधित था? तो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित था। किससे था? ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो है डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। यानी कि अगर हमारे पास संसाधन है, उसका सही से उपयोग नहीं करते हैं तो वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। और इसका सही से उपयोग नहीं कौन करता है? तो डाकू ही है। जैसे मन करता है वैसे, जितना लूटपाट हो सके वैसे ये लोग कर लेते हैं। इसलिए इसको क्या कहा गया है? डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा गया है। संसाधनों का अनियोजित विदोहन, यानी कि जैसे मन किया वैसे इसका विदोहन किए। चलिए, हम लोगों का ये आखिरी सवाल है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा होती है? राष्ट्रीय संपदा की बात की जा रही है, तो ये होती है आपका 10.2। क्या होगा? क्या बता रहे थे हम? ये लगभग होगा 12.2 समुद्री किलोमीटर के बराबर। ठीक है, तो इसमें आपका होगा गो आंसर। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित होती है? 12.2 किलोमीटर लगभग में आता है। ठीक है, तो अब तो क्वेश्चन नहीं है, तो इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।